सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम मैथ्स क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का एक और चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स लेकर आपके सामने आए हैं। हम इस चैप्टर के सभी एग्जांपल्स को करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे एंड उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस क्लास में हम ये चैप्टर जो शुरू करा रहे हैं, इसमें देखिए कि जब भी हमें कोई एक लाइन ड्रॉ करनी हो तो एटलीस्ट दो पॉइंट्स की हमें जरूरत होती है। जब हम इसको मिलाएंगे तो इससे बनेगी लाइन। ठीक है। तो कम से कम हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है। 3 हो सकते हैं, अगर 3 है और एक ही कॉलोनी है तो तीनों को ऐसे बनाया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है। ये एक लाइन है, इसमें हमने दोनों तरफ एरो के निशान बनाए हैं। इसका मतलब इस लाइन की लेंथ की कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड दोनों ही तरफ बढ़ाई जा सकती है। इसको हम कहेंगे लाइन। ठीक है। ये एक लाइन है। ये क्या है? एक लाइन। इसकी लेंथ नहीं होती है, ये अनलिमिटेड लेंथ की एक लाइन है। ठीक है। अब इसमें देखो, अब हम करेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या हुआ? लाइन सेगमेंट है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। अगर मैं इसी लाइन का सिर्फ, जैसे ये एक लाइन थी और इस लाइन का मैं ये पार्ट लूं, यहां से लेकर यहां तक, ये मैंने पार्ट लिया, बाकी मैं इसका ये पार्ट हटा देता हूं। मैंने इतना पार्ट लिया एक लाइन का, ये पार्ट मैंने लिया जिसमें कि 2 एंड पॉइंट है। इसको कहेंगे हम लाइन सेगमेंट, जिसमें कि 2 एंड पॉइंट्स हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है। इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। क्लियर? अच्छा, एक इसमें ये भी है कि ये एक लाइन है। अगेन हमने दोबारा एक लाइन ड्रॉ की। अब इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं? रे किसे कहेंगे? किसी भी लाइन का अगर एक एंड पॉइंट हो, क्या? एक एंड पॉइंट हो तो हम उसको कहेंगे रे। वन एंड पॉइंट, इसका वन एंड पॉइंट है तो हम इसको कहेंगे रे। ओके। और जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। और दोनों ही तरफ एरो का निशान हो, मींस इसकी लेंथ की कोई लिमिट नहीं है, तो हम उसको कहेंगे लाइन। सबसे पहले तो हम इसको ध्यान से समझ लें। क्लियर? अच्छा, लाइन को लिखने का तरीका यह होता है, जैसे कि ये ए बी है तो इसके ऊपर ऐसा निशान आएगा दोनों तरफ एरो का। ये एक लाइन का सिंबल है। एंड लाइन सेगमेंट का सिंबल क्या होगा? ये। इस पे जो लाइन है उसमें एरो के निशान नहीं होंगे। एंड किसी रे का सेगमेंट, रे का निशान क्या होगा? ये 1 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट, एंड इसमें एंड पॉइंट नहीं होते ये। लेकिन मैं बता दूं कि जब हम मैथ्स में हम जब आगे लाइंस, एंगल्स ये सब करेंगे तो हम इस तरह के सिंबल्स का यूज नहीं करेंगे। हम लाइन सेगमेंट एंड रे तीनों के लिए ही ए बी, हम उसको ए बी से डिनोट कर रहे होंगे। ए बी मींस ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर हम लाइन नहीं लगाएंगे, कुछ इस तरह से उसको यूज कर रहे होंगे। ठीक है। लेकिन तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बताई। क्लियर? अच्छा, इसमें एक ये भी है, जैसे लाइन को मैंने ए बी कहा और मैंने पहले ही कहा इसका एंड पॉइंट होता नहीं है, तो हम इसको ए और बी को कहां लेंगे? कौन सा पॉइंट ए और बी लेंगे? क्योंकि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसलिए किसी भी लाइन को हम स्मॉल लेटर से एल, एम, एन, इनसे भी डिनोट कर सकते हैं। इनसे भी, जैसे कि मैंने कहा ये एक लाइन है और इस लाइन को हम डिनोट कर रहे हैं एल से। क्लियर? तो इस तरह भी हम इनको डिनोट कर सकते हैं। किसको? लाइन को। लाइन सेगमेंट को इस तरह के स्मॉल लेटर से हम डिनोट नहीं कर सकते, वो इसका सिंबल नहीं होता। लाइन सेगमेंट के लिए ये वाला सिंबल नहीं है, ये सिर्फ लाइन के लिए एक सिंबल है। क्लियर? ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब है कॉलोनियर पॉइंट। हम इस बुक के ना हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखना सभी। अब देखो, इसमें मैं इसको रब कर देता हूं। कॉलोनियर पॉइंट क्या होता है? इसमें 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स जब एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एक ही सीधी लाइन पर लाई करते हैं, उसको हम कहेंगे कॉलोनियर पॉइंट। क्लियर? कि अगर उन 3 पॉइंट्स को, ये जो 3 पॉइंट्स थे, इनको अगर मिलाएं तो एक सीधी लाइन में मिल जाए,
इसको हम कहेंगे कॉलिनियर पॉइंट। और अगर कोई ये 3 पॉइंट्स है और अगर वो थोड़ा भी अलग गया, देखो अब क्या है, इसको सीधी लाइन में मिला पाएंगे? अगर इन दोनों को मिला के हमने लाइन ड्रॉ की तो लाइन ऐसे जा रही है, ये पॉइंट नहीं आया। या इन दोनों को मिलाकर अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा। लेकिन क्या एक सीधी लाइन बन पा रही है? नहीं बन पा रही है, एक सीधी लाइन नहीं बन पा रही है। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनसे एक सीधी लाइन नहीं बनेगी। या तो कोई एक पॉइंट छूट जाएगा, तीनों ही लाइंस को अगर हम मिलाकर कोई एक स्ट्रेट लाइन बनाए तो नहीं बनेगी। तो इस तरह के पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा? नॉन कॉलोनियर। इस तरह के पॉइंट्स को क्या कहेंगे हम? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्लियर? ठीक है, समझ में आया ना कॉन्सेप्ट सारा? लाइन, लाइन सेगमेंट, ये देखो लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, देखो आगे देखो। चलिए अब हम आते हैं एंगल पे। अभी तो हमने लाइन वाला पॉइंट्स किए हैं, अब एंगल देखो। अब एंगल्स देखिए, एंगल में क्या है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें एक एंगल ये बनाकर दिखाता हूं। ये एक एंगल है, ठीक है। इसमें क्या है? एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट से, सेम एंड पॉइंट, ये एक एंड पॉइंट है, यहां से एक रे ओरिजिनेट हुई, यहां से एक रे ओरिजिनेट हुई, और सेम एंड पॉइंट से एक और रे ओरिजिनेट हुई जो इस तरफ गई। क्लियर? एंड पॉइंट से एक रे ओरिजिनेट हुई जो कि हमने इस तरह बनाई, एक और रे ओरिजिनेट हुई सेम एंड पॉइंट से जो कि हमने इस तरह बनाई। तो इसका जो एंड पॉइंट है वो कॉमन होगा। क्लियर? और इन दोनों लाइनों के बीच में ये एंगल बन जाता है, ये एक एंगल बन जाता है, ठीक है। तो इसको एंगल कहेंगे। क्लियर है ना? अच्छा, इसमें जो इन दो लाइनों को, ये जो लाइंस हैं, इन लाइनों को कहा जाएगा आर्म्स। इन दो लाइनों को क्या कहा जाएगा? आर्म्स। क्लियर? ये इसके आर्म्स है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है? वर्टेक्स। ये पॉइंट को क्या कहेंगे? वर्टेक्स। क्लियर? ये कॉमन एंड पॉइंट होता है, दोनों आर्म्स का कॉमन एंड पॉइंट होता है। क्लियर है? ठीक है, देखिए आगे। अच्छा, अब हम इसमें कितनी तरह के एंगल्स करेंगे जो तुमने लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। एंगल देखो कि कोई एंगल, सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको 90 डिग्री। इस तरह एल की तरह कोई एंगल जब फॉर्म होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का है। और इसमें यहां पर ये देखो राउंड जैसी शेप है लेकिन इसमें राउंड नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के एंगल को क्या कहेंगे? राइट एंगल। अच्छा, इसी में ही एक एंगल ये ड्रॉ हुआ, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट। अच्छा, एक्यूट का क्या मतलब हुआ? एक्यूट का मतलब हुआ जो कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है, मींस 90 से कम, 90 से कम के एंगल को हम कहेंगे एक्यूट। करेक्ट 90 का है तो उसको कहेंगे हम राइट एंगल। क्लियर? और इसी में ही अगर हम एक और ड्रॉ कर लें जो कि 90 से ज्यादा है, जो कि 90 से ज्यादा है, इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 डिग्री से ज्यादा है। मैं इसमें ठीक से क्लियर लिख भी दूंगा अभी, है ना। अभी तुम देख लो बस इसको। क्लियर? अच्छा, इसमें एक और एंगल है, स्ट्रेट एंगल। मैं यहां कर देता हूं, ये देखो, इसमें एक और एंगल है, ये एक लाइन है, यहां से एक रे यहां तक गई, ये एंड पॉइंट है, और एक रे यहां तक गई, ये एंड पॉइंट है। तो इसमें ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है, इसलिए हमने इसको कहा स्ट्रेट लाइन एंगल, मींस स्ट्रेट एंगल। इसको हमने कहा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एक और एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? जैसे ये कोई एंगल है, लेकिन ये तुम्हें एक्यूट एंगल जैसा लग रहा होगा, लेकिन देखो एक्यूट एंगल में जो हमने एंगल की बात कही है, इस आर्म से लेकर इस आर्म के ये अंदर के इस एंगल की बात कही है, लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं वो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, दो आर्म्स के बीच वाले इस एंगल को छोड़कर इसकी बात कर रहे हैं। इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, अंदर वाले इस एंगल को निकाल लो, उसको 360 में से माइनस कर दो तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा।
तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें निकालना में यही है, लेकिन उसको जब 360 में से माइनस कर देंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। किसी भी एंगल को 360 में से माइनस करेंगे तो उसी ही एंगल का रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ एंगल है जो हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अब हम फिर से इनको देख रहे हैं क्योंकि इस क्लास में, इस चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं। क्लियर? ये देखो ध्यान से। अच्छा, अब इसमें अगर हम एंगल का नाम दें, ये जो 90 डिग्री वाला, इसने नाम दिया है इसको y, एक्यूट को बोला है x, ऑब्ट्यूज को z। एक्चुअली हम सेम नाम ले रहे हैं जो बुक में है, ताकि आपको अगर बुक से पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट एंगल है s, रिफ्लेक्स एंगल है t। क्लियर? ये इसका एंगल है। अब इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं 90 डिग्री से शुरू करूं तो y इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये जो y एंगल कितने का होगा? सिर्फ 90 डिग्री का, फिक्स 90 डिग्री का ही होगा। क्लियर? अब मैं बात करूं एक्यूट एंगल की, x, तो x कितना होगा? तो ये जो x होगा ना, ये हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि बिल्कुल 0 डिग्री तो हो नहीं सकता ना, 0 डिग्री से बड़ा होगा और कहां तक जाएगा? 90 डिग्री से स्मॉल, 90 से छोटा होगा। 90 भी नहीं हो सकता, 90 होगा तो राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो x होगा ये 0 से लेकर 90 तक की रेंज में, 0 से ज्यादा, 90 से कम। क्लियर? इस रेंज में ये एक्यूट एंगल होता है। बाकी समझने के लिए बहुत सिंपल सा है, 0 और 90 के बीच की डिग्री जितनी भी है वो सब एक्यूट एंगल है। क्लियर? अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल कितना है? ऑब्ट्यूज एंगल को हमने z से डिनोट किया है, ये z से डिनोट किया है। ये क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा और 180 से कम, 180 से कम। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 से कम। ये जितनी भी बुक में छोटी छोटी बातें लिखी है ना, ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए। बुक में ऐसे कोई भी लाइन नहीं लिखी हुई है, हर एक लाइन का मतलब है, ये बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ये जो बना रखा होता है ना, मैंने नोटिस किया है क्लास में भी कि बच्चों को ये सब चीजें समझ नहीं आती हैं। वो इतना सीख के, यहीं से सीख के 90 से कम, 90 से ज्यादा और चले जाते, लेकिन ये नहीं पता उसकी रेंज कहां से कहां तक है। 90 से ज्यादा का मीन्स क्या, तो ये भी पता होना चाहिए ना। तो इसको ना ध्यान से समझा करो, इन सिंबल्स का क्या मतलब है। ठीक है, 90 से z क्या होगा? 90 से ज्यादा। देखो यहां तक का मतलब समझो, z क्या होगा? 90 से ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर मैं अब यहां तक का मतलब समझू तो इसका मतलब क्या है? z क्या होगा? 180 से कम। इस वाले सिंबल का मतलब पता है ना, यहां होता है कम, यहां होता है ज्यादा। ठीक है, तो वही हम यूज कर रहे हैं सिंबल को। ठीक है भाई, अब देखो इसमें नेक्स्ट है, इसमें स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, एक्चुअल जो स्ट्रेट एंगल है ये S है, ये कितने का होगा? करेक्ट 180 डिग्री का। कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। और नेक्स्ट एंगल है T, रिफ्लेक्स एंगल। इस T को हम T से डिनोट किया, इसको मैंने T से डिनोट किया। और रिफ्लेक्स एंगल कितने का होगा? हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम। हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होगा, 360 डिग्री से कम। अगर कोई एंगल तुम्हें 65 डिग्री का है तो उसको हम रिफ्लेक्स नहीं कह सकते। 65 डिग्री का कोई एंगल है वो रिफ्लेक्स नहीं होगा। रिफ्लेक्स कब होगा? जब 180 से ज्यादा होगा एंड 360 से कम होगा। क्लियर है? आई थिंक ये छोटे छोटे एंगल हैं, इसको ध्यान से देख लो। एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको ध्यान से देखो, जितने भी एंगल हमने कराए हैं। देखो मैंने 90 फर्स्ट इसलिए लिया है क्योंकि हम 90 से ही सबको कंपेयर कर रहे थे, 90 से ज्यादा, 90 से कम, तो पहले पे मैंने 90 लिया है। बुक में 90 आई थिंक सेकंड नंबर पे है, तो मैं इसका नंबर भी डाल देता हूं, सेकंड। ये देखो, ये सेकंड वाला था, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। अच्छा, इसमें इन एंगल्स के अलावा एक दो एंगल्स और हैं। एक को बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों एंगल्स को मैं एक साथ लिख रहा हूं ताकि इसमें एक छोटी सी बात है, इसमें ये दो एंगल्स हैं। कितने एंगल हैं इसमें? दो एंगल्स हैं, और ये दोनों एंगल अगर मिलकर या तो 90 के इक्वल होंगे या 180 के इक्वल होंगे, तो ये दो एंगल हो गए, टू एंगल्स। इसमें कोई दो एंगल है, मान लेते हैं कोई एंगल है A
प्लस एंगल बी। ये कोई दो एंगल हैं और ये दोनों एंगल मिलकर कितने के होंगे? 90 डिग्री के। तब तो वो कहे जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। और अगर ऐसे ही कोई दो एंगल हैं ए और बी और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री के हैं तो उसको कहा जाएगा सप्लीमेंट्री। क्लियर? इन दोनों ये कितने भी हो सकते हैं, कितनी भी डिग्री के, लेकिन दोनों मिलकर 90 डिग्री, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। पूरक संपूरक, हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी वालों के लिए अलग से इधर वोकैबुलरी लिख दूंगा, उससे कि तुम्हें ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो ध्यान से देखो। अब इसमें देखो, एंगल तुम्हें बनाना आ गया कि सेम एंड पॉइंट से जब दो रेज जाएंगी सेम एंड पॉइंट से तो उसे उससे एंगल बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन एक एंगल कुछ इस तरह का भी है कि यहां से सेम एंड पॉइंट से ये तीन रेज गई हैं। क्लियर? तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये दो एंगल बन गए, एक यहां, एंड पॉइंट सेम है। तो देखो, अगर मैं इस एंगल का नाम लिखना चाहूं, ये x है, ये y है, x का नाम लिखना चाहूं या फिर मैं यूं कहूं x एंगल किस रेज से बना है, तो ध्यान से देखो, ये जो x एंगल बना है इस वाली से और इस वाली, इन रेज से बना है। ठीक है, क्लियर? और अगर मैं y एंगल बोलना चाहूं तो इससे और इससे बने। ठीक है, तो इन दोनों ही एंगल में ये बीच वाली जो रे है, ये जो बीच वाली रे है, ये कॉमन है ना। तो इस तरह की रेस को क्या बोलो? और अच्छा, इसमें ये दोनों ही एंगल साथ में, जो कि एक कॉमन रे से बने हैं, ये दोनों एंगल साथ में है, एक कॉमन रे से बने हैं, तो x और y को क्या बोला जाएगा? एडजेसेंट एंगल, जिसमें कि एक आर्म कॉमन होती है। जो एंगल बनाए हैं उसमें एक आर्म कॉमन होती है, ऐसे एंगल्स को क्या कहा जाएगा? एडजेसेंट एंगल। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये वाली बात तो बहुत ही सिंपल सी है कि अगर मैं इनको नाम भी दे देता हूं आपके बुक के अकॉर्डिंग, ए बी सी डी। क्लियर? और ये रेस का नाम नहीं होता, ये रेस तो आगे है, रेस से पहले हमने एक डॉट लिया है, रेस का नाम नहीं है ये देखो, ये इस पॉइंट्स के नाम है। क्लियर? तो ये, और इसमें एक्स वाई नहीं दे रखा, तो ये ए बी सी डी, ये हमने रेज ले लिए। मैंने कहा एक रे है बी सी, बी डी एंड बी ए। क्लियर है? ठीक है ना। अब इसमें ये तो बहुत ही सिंपल बात है कि ये जो एंगल बन रहा है एक्स प्लस वाई एंगल, या फिर मैं कहूं एंगल ए बी सी। अच्छा, एंगल का साइन ये रहेगा, ऐसा ये एंगल का साइन रहेगा। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल ए बी सी, ए बी सी। ये पूरा एंगल किस किस से मिलकर बन रहा है? इससे और इससे। बड़ी सिंपल सी बात है। तो इस एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी। ठीक है, देखो ये ए बी डी सी बी डी जो भी लिखा ना, इससे कुछ बच्चों को ये नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये इंग्लिश के लेटर में ही खो जाते हैं। बहुत सिंपल है एंगल लिखने का तरीका, मैं एक बार बता देता हूं, ध्यान से देखो। ये कोई हमने एंगल ड्रॉ किया जिसमें कि इसकी आर्म है ए बी सी। ठीक है, ये रेज है। अब मैं अगर इस एंगल का नाम लिखना चाहूं तो होगा क्या? इस एंगल का नाम दो तरीके से लिख सकते हैं, एंगल का साइन ए बी सी, या इसी एंगल का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमने क्या लिखा? इस एंगल का नाम। क्लियर? कितने डिग्री है, इस एंगल का नाम लिखा। अब इसमें तुम कॉमन एक चीज देख पा रहे होंगे, ये मैं थोड़े छोटे बच्चों वाली बात बता रहा हूं, मुझे पता है तुम्हें आता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता, और हमें सबको एक साथ लेके चलना है ना, तो इसलिए छोटी छोटी बातें भी बताएंगे। हमारी क्लास में एक बच्चा दोबारा से शुरू से भी सीखना चाहे तो भी स्टार्ट कर सकता है। क्लियर है? अब इसमें ध्यान से देखो कि इन दोनों ही बातों में सेम एंगल का नाम है, बीच में क्या आया है? बी। मतलब ये जो एंड पॉइंट वाला वर्टेक्स पॉइंट जो होता है, ये जो वर्टेक्स होता है, इसको हमेशा किस में लिखना है? बीच में लिखना है। ठीक है, और इसकी दो जो रेज, और अच्छा रेज इसमें तो सिंगल था, अगर ऐसा डबल होता तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उस एंगल को बनाने के लिए कौन सी दो रेज का इस्तेमाल किया गया है। उन दो रेज के जो पॉइंट है
इन पॉइंट को उस एंगल के दाएं बाएं लिखते हैं। क्लियर? बीच में वर्टेक्स वाला पॉइंट आएगा और जिन दो आर्म से वो एंगल बना है उन आर्म्स को, इन रेस के ये जो पॉइंट्स हैं इनको इस एंगल के दाएं बाएं लिख देते हैं। ठीक है? अब देखो इसमें तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि अगर मैं इस एंगल एक्स का नाम लिखना चाह रहा हूं तो एंगल एक्स किससे बना है, इसकी रेस कौन सी है, एक ये है एक ये है, मतलब सी बी डी ऐसा लिख सकते हैं या डी बी सी ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है? या अगर मैं वाई लिखना चाह रहा हूं वाई, तो वाई कैसे लिखोगे, तो पहले इसकी रेस देखो किस रेस से बनी है, एक ये। क्लियर? इसी से बनी है। तो मैं इसको क्या लिखना चाहूंगा, वर्टेक्स पॉइंट को बीच में लिखना है, बस इतना याद रखना है। वर्टेक्स को बीच में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ए बी डी या डी बी ए, तो ये वाला एंगल का नाम हो गया। क्लियर? नाम लिखना आ गया ना? ठीक है? अच्छा अब देखो गौर से, ये पूरा जो एंगल है इन दोनों से तो मिलकर बना है ना, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। ये जो पूरा एंगल है इस एंगल और इस एंगल से मिलकर बना है, जाहिर सी बात है। जैसे इसमें देखो, ये मैंने कोई एंगल लिया, ये है 30 डिग्री का, ये है 50 डिग्री का। क्लियर? ऐसे ही लिया है मैंने। अब गौर से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं ए बी सी डी, मैंने इसके नेम कुछ अलग लिए हैं ताकि तुम समझ पाओ। अब इसके नेम कैसे लिए, इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम ए डी बी। क्लियर? इस एंगल का नाम क्या होगा, बी डी सी। क्लियर? और ये पूरे बड़े एंगल का नाम क्या होगा, ए डी सी। तो इसमें ध्यान से देखो, ये जो ए डी सी है, एंगल ए डी सी, ए डी सी, ये इससे मतलब एंगल ए डी बी प्लस इससे एंगल बी डी सी, इससे मिलकर बना है। देख लो ध्यान से, ये ए डी बी कितना है 30 और ये बी डी सी कितना है 50, और टोटल ये देखो 30 और 50 टोटल कितना हो गया 80 डिग्री, है ना? देखो ऐसे तो लिखा है हमने। क्लियर? तो लिखने का तरीका ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह ये एंगल्स बनते हैं। एंगल का नाम लिखना आ गया, बस हमने इसमें कुछ खास नहीं सीखा, हमने इसमें ये सीखा है एंगल का नेम कैसे लिखते हैं, है ना? बुक में तुम्हें इतनी सारी जगह एंगल्स के नेम होंगे, अगर तुम्हें एंगल पढ़ना ही नहीं आएगा तो फिर ये तुम आगे नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले एंगल का नेम लिखना सीखो दोनों तरीके से। ठीक है? बाकी इसमें भी एक लॉजिक है कि कब आगे पीछे किसको लगाते हैं, लेकिन फिलहाल तुम ये देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहां से देख लो। ठीक है? ये दोनों मिलकर एक ही बनाएंगे, बड़ा वाला एंगल। क्लियर? अच्छा, इसमें ही जब हम दो एंगल मिलाकर एक एंगल बना ही रहे हैं तो इसमें एक और पॉइंट आता है, क्या मैं यहां लिख रहा हूं, एक और पॉइंट है, क्या है वो पॉइंट ये है कि ये भी एक एंगल है भाई, एक एंगल है ना, और ये भी एक एंगल है। ये दो एंगल है, नेम मैं सेम यही बुक वाले दे रहा हूं, ए बी सी डी। क्लियर? और ये रेज हैं, ये डॉट, ये नेम तो डॉट्स के हैं यहां पर। ठीक है भाई? ठीक है ना? रेस के नेम एबीसी हम नहीं दे सकते, तो इसलिए मैंने डॉट लगाया पहले, इसको एक लाइन सेगमेंट बनाया, उसके बाद मैंने इसको नाम दिया। ठीक है? किसी भी लाइन में जब दो डॉट पॉइंट एंड पॉइंट्स होते हैं वो लाइन सेगमेंट बन जाता है। ठीक है? अब ये देखो, इसमें इस एंगल और इस एंगल से मिलकर एक पूरा बड़ा एंगल बना हुआ है। क्लियर? और क्योंकि एबीसी एक लाइन है, एक लाइन है, और मैंने कहा एक स्ट्रेट, इससे पहले वाले पेज पर ध्यान से देखो, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री की होती है। तो इसलिए इस तरह के एंगल को, जिसमें कि एक लाइन पर कुछ एक लाइन और स्टैंड करती है, उससे जो एंगल्स बनते हैं, और एक तरफ सारे एंगल का जो अगर हम जोड़ कर दें, टोटल कर दें, वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब हमें नहीं पता ये एंगल कितने का है, हमें नहीं पता ये एंगल कितने का है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये जो ए बी सी, एंगल ए बी सी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल हुआ, और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 डिग्री का। कितने का होता है 180 डिग्री का। और इस तरह के जो दो एंगल के पेयर हैं इसको बोला जाएगा लीनियर पेयर। क्या बोला जाएगा? लीनियर पेयर। ये बहुत ध्यान से देखना इसको, इसको बोला जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिसमें 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन पर होता है। ठीक है? दोनों एंगल अगर हमें ना भी पता हो और हमें यह पता ही एक लाइन है, वो 180 डिग्री ही होगा। क्लियर है ना? अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और है, हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं प्रॉपरली। ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइन है,
जिन्होंने, और लाइन में अगर मैं सेगमेंट बनाऊं तो ए बी सी डी, सी और डी, ये दो लाइंस हैं, इन्होंने इंटरसेक्ट किया यहां ऊपर इंटरसेक्ट किया, इससे जो एंगल फॉर्म हुए, एक एंगल ये बना, तो ये जो एंगल है अपने सामने वाले एंगल का, इस एंगल का हमेशा इक्वल होगा, और इस एंगल को क्या बोला जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल इक्वल होंगे। इसी तरह ये जो सामने वाले हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, नहीं, हमने बोला जब दो लाइन आपस में क्रॉस करेंगी तो इसके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे, ये जो एंगल होंगे ये इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल होंगे ये एंगल्स इक्वल होंगे, और इसका नाम होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर है? ये जो साथ वाले, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि ये एंगल और ये एंगल साथ वाले बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट है ही नहीं, ये तो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है, तो ये वाले हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑपोजिट एंगल, और ऑपोजिट कब होगा? ये, ठीक है। लेकिन ये लाइन होना चाहिए, लाइन, ये बात बहुत ध्यान से देखो, मैंने ये लाइन देखो सीधी सीधी ड्रॉ की है, जिसने कि अपने आप को इंटरसेक्ट किया यहां पर। अगर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा ऐसे, और ये लाइन टेढ़ी ऐसे, इसमें मुझे बताओ कौन सी लाइन सीधी है? चलो इस लाइन को तुम सीधी कह भी लो एक बार को कि ये लाइन सीधी है, लेकिन क्या दूसरी लाइन सीधी इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। ये लाइन सीधी दिख रही है? नहीं कर रही ना, तो यहां पर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वहीं लगेगा जहां पर दो सीधी लाइंस इंटरसेक्ट करती हों, दो स्ट्रेट लाइंस। क्लियर? इस बात का बहुत ध्यान देना है, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए दोनों, ठीक है। ये अलग अलग, ये जो एक लाइन है ये तो फिर भी ठीक है, ये क्या लाइन सीधी है? नहीं होती तो यहां जाती ना। तो हमने क्या कहा, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, तो इनसे जो ऑपोजिट एंगल बनेंगे ये इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। देखो लाइन, अच्छा इसमें ना कहीं एक लाइन है कहीं दो लाइन है, उसका मतलब ये है जब वो डिफरेंशिएट करना चाहता है ना अलग अलग एंगल को, तब वो इस तरह के काम करता है। हमने ये एंगल बनाया, एक एंगल इसको बताया, एक एंगल इसको बताया, तो इसका मतलब इसमें सिंगल लाइन, इसमें डबल लाइन, मतलब ये दोनों एंगल अलग अलग हैं, वो इक्वल नहीं कहना चाह रहा है इनको, ये दोनों के दोनों एंगल अलग अलग हैं। इसी तरह ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये इक्वल इसके, और ये वाला इक्वल इसके, इन दोनों में रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, और ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। क्लियर? एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो देखो देखो, अब हम इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग, देखो ध्यान से देखो, ये दो स्ट्रेट लाइन है, इन्होंने अपने आप को यहां पर इंटरसेक्ट किया। क्लियर? स्ट्रेट लाइन अपने आप को इंटरसेक्ट किया, लाइन में बना देता हूं एरो, और जब हम नाम देते हैं इनको, नेमिंग करते हैं, नेम सेम दे रहा हूं मैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। ये जो लाइन है पी क्यू आर एस, इन्होंने इंटरसेक्ट किया अपने आप को ऊपर, तो ये लाइन कौन सी हुई? ये लाइन हुई इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट आपस में कर रही है। अच्छा, अब दो एक पेयर और बना लो लाइन का, एक ये है एक ये है, ये भी लाइन ही है, पी क्यू और आर एस, ये लो ये भी लाइन है, लेकिन ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, अभी भी नहीं कर रही हैं। और इन लाइंस को, मैंने कहा ना एक लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, अनलिमिटेड लेंथ होती है, तो मैं इनको कितना भी आगे ड्रॉ कर लूं ये आगे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। नॉन, बात समझ में आ रही है? देखो ये दो लाइन है, ये लो ये दो लाइन है, क्या इनको तुम नॉन इंटरसेक्टिंग कहोगे? ये अभी तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन गौर से देखो, अगर मैं इनको स्ट्रेट लाइन में बढ़ाऊं, स्ट्रेट लाइन जैसा ये सीधी जा रही है,
बढ़ाऊं तो आगे कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही रही है, जो कि यहां से दिख भी रहा था। ये स्लोपरी टेढ़ी लाइन थी, तो आगे आगे कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो ऐसी लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन ही होती हैं। इस लाइन को ध्यान से देखो, मैं इनको कितना भी आगे बढ़ाऊं, कितना भी बढ़ाऊंगी, आगे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इन लाइनों को कहा गया नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, इसी लाइन का एक और मीनिंग है, एक और नाम है, जिसको हम कहेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, दो ऐसी लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी नहीं करती, उसको बढ़ाने पर भी नहीं करती, ऐसी लाइनों को बोला जाएगा पैरेलल लाइन। ऐसी लाइनों को क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइन। जो हमेशा, जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा, इस तरह की लाइन होंगी पैरेलल लाइन, और उनको आगे बढ़ाने पर वो कभी भी नहीं मिलती। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम पैरेलल लाइन भी कहते हैं। क्लियर? देखो ध्यान से। अब इसमें 6.4 कॉन्सेप्ट का नाम है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स, इसमें मैंने अभी कहा, तुम्हें बताया कि एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, डॉट पे नाम दिया मैंने ए बी, और इस पे एक ओ सी, एक रे स्टैंड कर रही है, ओ सी। ओ सी एक लाइन इस पे स्टैंड कर रही है ना? तो इससे ये जो एंगल बने हैं, ये जो एंगल बने हैं, ये दोनों मिलकर, क्योंकि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, तो ये दोनों मिलकर मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। क्लियर? और इसको बोला क्या जाएगा? इसको बोला जाएगा लीनियर पेयर। क्या बोला जाएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चलो, अब इसमें एक एक्सिम 6.1 है। ये 6.1 जो हम लीनियर पेयर अभी तक करते हैं ना, वो ही है। देखो, इसको ध्यान से पढ़ो। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ये एक लाइन है, ठीक है, नेम सेम दे देते हैं, ए बी। क्लियर? ठीक है। इफ ए रे, दिस इज ए रे सी, ये एक रे है ओ सी, जो कि ए बी पर स्टैंड कर रही है, पॉइंट ओ पर। क्लियर? एक स्टैंड कर रही है, ठीक है, ये ऐसा कहा गया है। तो इसने क्या कहा? देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल मींस दिस वन एंड दिस वन। ये दो एडजेसेंट एंगल जो बने हैं इस रे से, ये दोनों मिलकर कितने के होंगे? 180 डिग्री के होंगे, जो कि हमने स्ट्रेट एंगल में किया भी है, अभी किया। लेकिन ये एक्सिम है कि इसको, अब इसको अगर प्रूफ करना है तो गिवन क्या है? गिवन तो है कि इट इज ए लाइन। ये क्या है? गिवन क्या है? गिवन है हमें ए ओ बी इज ए लाइन, ये एक लाइन है। क्लियर? और हमें प्रूफ, कंक्लूजन क्या निकालना है? कंक्लूजन निकालना है कि ये जो एंगल है ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है, जो कि हमें पहले से भी पता है ना? अच्छा, इसको कंक्लूजन करने के लिए, जैसे कि बुक में दिया गया है, बुक के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि एक बार हम इसको पलट कर देखते हैं। पलट कर मींस हम ऐसा सोच लेते हैं, इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये दो एंगल मिलकर अगर 180 के हैं, ये दो एंगल मिलकर अगर 180 के हैं, तो ये एक लाइन होगी ही होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी ही होगी, है ना? तो इस एक्सिम को प्रूफ करने के लिए हमने क्या एज्यूम किया? हमने यह एज्यूम किया कि ये जो गिवन लाइन है ना, अब हमने इसको उल्टा, हमने इसको गिवन मान लिया और इसको कंक्लूजन मान लिया कि गिवन है ये कि दो एंगल मिलकर 180 के हो रहे हैं। ये गिवन है अब कि दो एंगल मिलकर 180 के हो रहे हैं, तो क्या वो एक स्ट्रेट लाइन है? कंक्लूजन हमें अब ये देखना है, क्या वो स्ट्रेट लाइन है? एओबी एक लाइन है। तो इसके लिए देखो, आप अपनी बुक में देखो, हमने इसमें 4 एग्जांपल लिए। 4 में एक है 30 और 60, दोनों मिलकर प्लस करें तो 180 हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट में 60 80, दोनों मिलकर 140 है।
एंड ये फोर्थ वन पहले देख लो, इसमें 70 एंड 150 तो 220 हो गया, 180 इसमें भी नहीं हो रहा है। अब हमने इसमें 125 एंड 55 लिया, दोनों मिलकर 180 हो रहे हैं। हमने इसमें कितना लिया? 55 एंड 125, तो ये दोनों मिलकर देखो, ये दोनों मिलकर 180 है, दोनों मिलकर 180 है। अब हमने स्केल यहां पर रखा इसके साथ में और चेक किया, तो हमने ये पाया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। दो एंगल मिलकर 180 हुए, तो उसको जब हमने चेक किया तो हमने पाया कि वो 180 जहां पर दोनों एंगल बने हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं। हो गया कंक्लूजन, कंक्लूजन कर दिया। तो हेंस वी कैन से दिस जो गिवन इंफॉर्मेशन एंड कंक्लूजन इज द सेम। क्लियर? इनसे हम ये प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखो अगर ये एंगल दो अलग अलग, एक है 60 और एक है 30, तो ये कुछ ऐसे है, ये 30 ये 60, तो ये जब 180 है ही नहीं तो ये आगे तो लाइन ही नहीं ना, ये लाइन तो स्ट्रेट हमें दिख रही है, एक ऐसे है एक ऐसे, तो ये तो स्ट्रेट हो ही नहीं सकती है, इसलिए हमने उस पर किसी पे भी नहीं देखा। जहां 180 हुआ है वहां पर हमने स्केल रखकर देखा तो हमने पाया वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? देखो ध्यान से। अच्छा, इसी में ही अब हमने ये भी प्रूफ कर दिया, ये जो एक्सिम 6.2 है वो क्या है, वो देखो 6.1 क्या है, यहां तुम समझो 6.1 गिवन क्या है, AOB इज ए लाइन। कंक्लूजन प्रूफ क्या करना है, ये दो एंगल जो बने हैं दोनों मिलकर 180 के, यहां तक तो 6.1 है, और अगर हम इसको यहां से पढ़ें तो ये 6.2 हो जाएगा। गिवन क्या है कि दो एंगल अगर मिलकर 180 के होते हैं तो कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा कि जिस लाइन के ऊपर वो रे गई है, स्टैंड करती है, ये दोनों एंगल मिलकर जब 180 के हुए हैं तो वो एक लाइन होगी ही होगी, स्ट्रेट लाइन होगी ही होगी। ये हो गया 6.2। क्लियर है ना? देखो थ्योरम 6.1। अब हम एक थ्योरम कर रहे हैं। थ्योरम में बेटा प्रूफ कैसे करना है, गिवन क्या है, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन है इसमें जो थ्योरम है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने सिखाया ऑपोजिट एंगल में कि दो लाइंस है ना, ये दो लाइंस हैं, ठीक है, नेम हम सेम देते हैं, A B C D बीच में O, इंटरसेक्ट किया O पे। क्लियर? अब इसने क्या कहा है कि दो लाइनें हैं अपने जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर। क्लियर? ये गिवन है इंफॉर्मेशन। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं दिस वन और दिस वन, ये इक्वल है, और ये पेयर इसके इक्वल है, आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे प्रूफ होगा, तो सबसे पहले तो इसमें देखो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ये दो लाइंस हैं जो कि O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ये दोनों एंगल्स सामने वाले इक्वल हैं। क्या प्रूफ करना है, दोनों सामने वाले एंगल इक्वल हैं। तो अब इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं अभी हम किसमें लीनियर पेयर की हेल्प से करेंगे, लीनियर पेयर की हेल्प से करेंगे। ये लो, ये हमें प्रूफ करना है, सामने के एंगल इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम प्रूफ कैसे कर रहे हैं, देखो ध्यान से, इसमें कि रे OA, ये जो OA एक रे है वो किस पर स्टैंड कर रही है, वो स्टैंड कर रही है लाइन CD पर, स्टैंड ऑन लाइन CD। किस पर स्टैंड कर रही है, CD पर। इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको अलग से यहां से बनाना चाहूं, ये A है, ये C है, ये D है, ये O है। यहां देखो, इसका ये वाला पार्ट मैंने यहां बनाया। ठीक है,
ये स्टैंड कर रही है। अब इसमें ध्यान से देखो, क्योंकि एक लीनियर पेयर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर 180 के होंगे। ध्यान से देखो, इसमें होगा क्या, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का होगा, क्यों होगा, लीनियर पेयर। ये क्यों होगा, हम इसमें साथ में लिख भी सकते हैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर, 180 का हो गया। और इसी को ही हमने क्या कहा, इक्वेशन 1। इसको हमने क्या कहा, इक्वेशन 1। क्लियर। अब हम इसमें आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखो यहां पर ध्यान से। अब हम कर रहे हैं कि रे ओडी स्टैंड्स ऑन लाइन AB। इसको देखो, मैं यहां ध्यान से देखो, यहां बना रहा हूं, ये देखो। अब यहां ये जो एंगल होंगे दोनों मिलकर 180 के होंगे ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 180 के होंगे। देखो मैं बहुत ध्यान से अलग अलग बना के दिखा रहा हूं, तो उसको देखो यहां लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये वाला एंगल BOD दोनों मिलकर कितने के होंगे, 180 के। और क्यों होंगे, क्योंकि ये भी एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ये इसलिए होंगे। हमने दोनों का रीजन भी दे दिया कि हमने 180 इसको क्यों लिखा है, तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि लीनियर पेयर है, 180 का हो गया। ठीक है। और अच्छा, ये कौन सी है, ये हो गई है इक्वेशन 2। इसको 2 को मैं ऐसा ना, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। ठीक है। अब देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, तो वी कैन राइट, ध्यान से देखो, ये दोनों मिलकर 180, ये दोनों मिलकर 180, तो 180 तो 180 इक्वल होते हैं, मींस ये वाला पेयर और ये वाला पेयर भी इक्वल है। ध्यान से देखो, इस पेयर को मैं यहां लिख रहा हूं, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD, लिख दिया। अब इसमें ध्यान से देखो, AOD और AOD सेम है, ये यहां जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, कट हो गया, तो यहां क्या बचा, एंगल AOC इक्वल्स एंगल BOD। और यही तो प्रूफ करना था, AOC BOD, हो गया प्रूफ, हो गया ना। ये एक, और ये दूसरा वाला सिमिलरली, इसी तरह सिमिलरली लिखकर इस सेकंड वाले को भी हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना। मैं कहां लिखूं, यही लिख देता हूं, सिमिलरली एंगल AOD इक्वल्स एंगल COB और BOC, एक ही बात है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, इसमें हमने जो ध्यान से ट्रिक लगाई है, सोचा है, वो ये सोचा है कि अगर तुम इसमें ना एक पेयर ये वाला लेते, यहां वाला, और एक पेयर यहां वाला लेते, तो ये चीज प्रूफ नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, क्योंकि हमने लीनियर पेयर दोनों अलग अलग ले लिए। हमें एक ऐसा लीनियर पेयर लेना है, दो जो पेयर लेंगे जिसमें एक एंगल कॉमन हो, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। देखो हमें क्या करना है इसमें, ये भी सोच के किया है, ऐसे नहीं कोई भी लाइन कभी भी ले लिए, नहीं ऐसे नहीं लिया। हमने एक लाइन ये वाली ली है, एक लाइन ये वाली ली है। अगर हम लीनियर पेयर एक यहां वाला लेते, एक यहां वाला लेते, तो प्रूफ नहीं होता, क्योंकि दोनों अलग अलग आते। तो उसमें से जैसे ये यहां जो एक माइनस हुआ ना, ये माइनस होता ही नहीं, तो ये वाले एंगल्स इक्वल होते ही नहीं। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि हमने ऐसी, देखो एक लाइन लिया एंगल, अगर मैं बना के दिखाऊं, एक तो लिया हमने ये, और एक दूसरा लिए, ये तो कॉमन, देखो ये वाला कॉमन है ना, तो यहां ये बच गया, यहां ये बच गया, दोनों इक्वल हो गए। क्लियर है ना। ये भी हमने किया, तो क्यों किया इसकी मैं बात बता रहा हूं, ताकि तुम्हें यह पता लग सके कि एक कॉमन एंगल ले लो, जिससे कि कॉमन एंगल बाद में कट ही जाना है, जो बचेगा वो इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। देखो ध्यान से, अब हम कर लेते हैं एग्जांपल 1।
एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं। इसमें देखो ध्यान से कि इन फिगर 6.9 जहां पर भी फिगर दिया हो ना बेटा, फिगर को ध्यान से देखो। फिगर अगर तुम देखना समझ गए तो इतना सारा जो ये इलेबोरेट करके लिखा हुआ है ना, उसको तुम बहुत शॉर्ट में समझ सकते हो। कई बार इतनी सारी जो इलेबोरेशन से चीजें लिखी हुई होती है ना, आप समझ नहीं पाते उसको, है ना। तो फिगर को पढ़ना सीखो, फिगर से चीजें समझना सीखो, तब तुम बहुत अच्छे से मैथ्स कर लोगे। जब हम मेंसुरेशन करेंगे तो उसमें भी मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम उसकी जो फिगर को समझ पा रहे हो ना, ठीक है, तो इसका मतलब तुमने आधा काम तो वैसे ही कर लिया है और उसको बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया है। इन फिगर 6.9 लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर देखो, ये दो लाइंस हैं, लाइंस हैं PQRS, PQRS इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, इसमें फिर आगे इफ, इसने कहा इफ एंगल POR रेशो एंगल ROQ इक्वल्स टू 5:7। ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल्स। ये रेशो दे रखा है किसका? POR। ध्यान से देखो, POR का है, POR एंड ROQ। ROQ मतलब इसका और इसका, इन दो एंगल्स का रेशो दे रखा है ना। अब हमें चारों एंगल निकालने हैं, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैं इसी में जो दिया हुआ है ना, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं कि एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज क्योंकि दिस इज ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये और ये एक लाइन पर बना हुआ है ना रे OR से, तो इसलिए ये लीनियर पेयर हो गया। तो ये 180, मैं इसको देखो अलग से बना के दिखाऊं यहां पर। तो ये दोनों एंगल मिलकर कितने के बनेंगे? 180 के बनेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये दोनों एंगल मिलकर 180 के बनेंगे। ऐसा मैंने यहां पर लिखा। अब इसका जो रेशो है 5:7 है, तो इसको दो तरीके, एक तो बुक वाला तरीका देख लो कि हमने 5:7 में दोनों को कट कर दिया, या फिर जब ऐसे कभी रेशो दिया हो तो लेट अज्यूम करो इसको x, POR को 5x, ROQ को 7x। जैसे अगर मैं इसको यहां लिखूं, यहीं लिख देता हूं, लेट एंगल POR इक्वल्स टू 5x और एंगल ROQ इक्वल्स टू 7x। ध्यान से देखो, दोनों एंगल का रेशो भी अभी भी वही 5:7 ही है, और x के साथ हमने इसको अज्यूम कर लिया। कभी भी दो चीजों का अगर कोई रेशो दिया हो ना, तो उसमें अगर x अज्यूम करेंगे तो दोनों के साथ x आएगा। ठीक है, 5x 7x। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये है 5x प्लस ये है 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस करो 12x 180 डिग्री, दोनों प्लस हो गए ना, x 180 डिग्री। अभी 12 इससे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कट कर दो, 12 1 12, 12 5 60। क्लियर? तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 15। ये x के इक्वल आया है। अब देखो, अब हमें निकालना है एंगल POR, जो कि हमने माना है 5x। POR 5x माना है, और x की वैल्यू कितनी आई है? 15। तो 15 5 75, POR आ गया 75। एंगल ROQ निकालना है, जो कि है 7x, और x की वैल्यू 15, सॉल्व कर दो, 15 7 105 डिग्री। ठीक है, 105 आ गया। अब अभी तो दो निकले हैं, अब इसके बाद ये दो निकल गए, अब POS कैसे निकालूंगा? तो ध्यान से देखो, POS, ये जो POS है, क्या ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सामने ROQ के इक्वल है? बिल्कुल है, ये दोनों एंगल इक्वल है ना। मैंने कहा ना, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे। तो ऐसा मैं आगे लिख भी सकता हूं, यहां वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स,
क्लियर। और ये आर ओ क्यू कितने का है, आर ओ क्यू 105, तो इसलिए पीओएस भी 105 डिग्री का ही होगा। नेक्स्ट और कौन सा रहेगा पीओएस के बाद, अब है एंगल एस ओ क्यू। अब देखो एस ओ क्यू ये वाला एंगल इस सामने वाले के इक्वल है, इसको हम कहेंगे पीओआर, और पीओआर कितने का निकाला है 75। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको इक्वल माना, तो क्यों माना, इसलिए माना बिकॉज क्योंकि ये भी एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। क्लियर, ठीक है, चारों एंगल निकाल दिए। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में देखो इन फिगर 6.10, फर्स्ट ऑफ ऑल 6.10 फिगर देख लो, फिगर हम बना लेते हैं। एस एक ऐसा फिगर है, ठीक है, तो इसमें मैं अभी से बता दूं, यहां पर जो एंगल बनेंगे ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद भी इसने क्या दे रखा है, दो रेज और हैं, ये और ये, जो कि है आर टी। अच्छा, और जो इस एंगल को बाइसेक्ट करा है, बाइसेक्ट रे ओ आर ने एंगल पी ओ एस को बाइसेक्ट किया है, मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और इसी तरह एस ओ क्यू को ये रे ओ टी जो है इसने बाइसेक्ट किया है, मींस ये जो अगर मैं एंगल बनाऊं ये एंगल इक्वल है इसके। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट हो गया। तो इस रे ने बाइसेक्ट किया, मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसने क्या कहा है कि रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब एंगल्स को बाइसेक्ट किया है, ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू, मींस पी ओ क्यू पर एक लाइन स्टैंड करती है ओ एस, और ओ आर ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, ओ टी ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया। ठीक है, पूछा क्या है, इफ पी ओ एस, इफ एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू एक्स, पी ओ एस कहां है, पी ओ एस ये पूरा एंगल एक्स बोला है इसने, फाइंड आर ओ टी, फाइंड एंगल आर ओ टी, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर, ठीक है, आर ओ टी। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसमें मैं तुम्हें बताना चाह ही रहा हूं कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। कौन सा वाला बनाया मैंने इसमें, ये वाला पी ओ क्यू और एस, तो एंगल ये और ये दोनों मिलकर 180 हुए ना। ठीक है, ये मैंने इधर लिखा। अब इसमें पीओएस की वैल्यू दे रखी है एक्स, तो एस ओ क्यू की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। ध्यान से देखो, एस ओ क्यू 180 डिग्री, एक्स इधर प्लस है, वहां जाके राइट हैंड में जाके माइनस हो जाएगा, तो ये एक बात हमें समझ में आएगी, एस ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें देखो, नाउ ओ आर बाइसेक्ट एंगल पीओएस। ठीक है, ओ आर ने पीओएक्स को बाइसेक्ट किया, तो इसमें क्या कह सकते हैं, अगर हमें आर ओ एस निकालना हो, एंगल आर ओ एक्स, आर ओ एस ये किसका होगा, हाफ होगा किसका, एंगल पीओएस का। जब हमने किसी चीज को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में बांटा है, तो उसका हाफ ही तो इसका सिंगल पार्ट होगा, है ना, ये वाला पार्ट तो सिंगल इसका हाफ, पूरे का हाफ होगा ना, तो इसने हमने हाफ से इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखो पीओएस कितना है,
हमने अभी पीओएस इक्वल दे ही रखा है एक्स के, तो यहां एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आरओएस कितना निकला, एंगल आरओएस निकला, अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो x/2, x/2। ठीक है, आरओएस कितना निकला, x/2। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली आरओएस के बाद में यहां पर एसओटी, एंगल एसओटी में निकालना चाहूं, एसओटी, एसओटी किसका होगा, हाफ होगा इसका। यहां पर एक रे है तो इसका हाफ होगा एसओ क्यू का, एसओ क्यू का हाफ होगा ना, एंगल एसओ क्यू का हाफ होगा एसओटी। ध्यान से देखो, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस डायग्राम को जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे अलग बना लो। जैसे कि एसओ क्यू पर ये जो रेज गई है, इसने बाइसेक्ट किया, तो ये पूरे एंगल को अगर मैं हाफ कर दूं तो ये वाला एंगल ही तो निकलेगा। देखो बेटा ध्यान से देखो, इस पूरे एंगल को मैं अगर हाफ कर दूं तो ये वाला एंगल निकल जाएगा ना, क्योंकि इसने बाइसेक्ट किया है, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, इसलिए ये लो मैंने हाफ कर दिया। अब इसमें जो एसओ क्यू की वैल्यू भी हमें निकाली है, ये एसओ क्यू की वैल्यू है, तो यहां रख दो एसओ क्यू की वैल्यू 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, 180 माइनस एक्स, ये क्या निकला, एसओटी, एसओटी निकला ना। अगर अच्छा इसको पहले सॉल्व भी कर लूं यहां पे, तो ये 1/2 है, 180/2 होगा माइनस x/2 होगा। इससे इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, और इसको करेंगे तो x/2। ये क्या निकल के आया है, एंगल एसओटी। बेटा ध्यान से देख लेना, ये 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 180/2 और x/2, 180/2 मींस 90 और x/2 का x/2। ठीक है, ये वैल्यू किसकी हुई है, एसओटी की। किसकी वैल्यू हुई है, एसओटी। लेकिन क्या हमें अभी निकालना क्या है, निकालना तो आरओटी है ना, आरओटी। ध्यान से देखो, एंगल आरओटी कैसे बनेगा, एंगल आरओएस प्लस एंगल एसओटी, इन्हीं से तो बनेगा। ये पूरा एंगल किससे बना है, इस एंगल से और इस एंगल से। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर दूं तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। ध्यान से देख लो, अभी देखो आरओएस, आरओएस कितना है, x/2, आरओएस की वैल्यू निकालिए ना x/2, तो रख दो इसकी वैल्यू x/2 प्लस एसओटी, एसओटी कितनी निकाली है, 90 माइनस x/2। ठीक है, यहां देखो x/2 प्लस x/2 माइनस, ये कट तो कितना बचा, 90। तो ये जो वैल्यू आई है आरओटी, एंगल आरओटी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये इसका आंसर है। ध्यान से देखो, बहुत आसान चैप्टर है, लिखने का ही फर्क है बस। और लिखना ना तुम्हें तब आएगा जब तुम इस डायग्राम को देखकर समझोगे। डायग्राम को देखकर समझना बहुत जरूरी है। अगर देखकर नहीं समझा तो तुम ये कभी भी याद नहीं कर पाओगे। इन चीजों को तुम याद कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि तुम इनको याद कर सको। पहले डायग्राम पर नजर दौड़ाओ, ध्यान से देखो कि ये कैसे प्लस कैसे माइनस हुआ। देखो इसमें हमने किया क्या, कैसे कैसे इसको सॉल्व किया। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एक एक चीज बता देता हूं कि इसमें सबसे पहले हमने, मैं नाम नहीं लिखूंगा बार बार, तुम नाम में कंफ्यूज हो जाओगे। एक ये लीनियर पेयर हुआ, मतलब यहां वाला एंगल मिलकर यहां वाला एंगल मिलकर 180 हुआ। पहली लाइन तो मैंने ये लिखी है बस। दूसरी लाइन को लिखने से पहले हमें यह पता लग गया कि यहां पर एक रे गई है जिसने इस एंगल, पूरे एंगल को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये इक्वल्स टू दिस, एक ऐसा कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अगर मैं ये पूरा एंगल एक्स को ना देख के अगर मैं सोचूं ये पूरा एंगल 100 डिग्री का है, ये पूरा एंगल 100 डिग्री का है, तो उसका ये जो हाफ एंगल कितने का होगा, 50 का ही तो होगा। उसका पूरा जो हाफ है 50 का ही तो होगा, है ना। इसी तरह ये जो एंगल है ये 100 है, तो ये 80 बचा, 80 है ना। और इस 80 में से ये जो रे ने इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो 80 का हाफ ऊपर आ गया, कितना आया 40, और इन दोनों को प्लस करने पर 50 प्लस 40 कितना बना 90। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये इसकी वैल्यू नहीं थी, 100 भी नहीं दिया हमें ना 80 दिया, ये तो मैंने अज्यूम करके ऐसे ही माना है कि अगर टोटल 100 है तो हाफ 50 होगा, टोटल 80 है तो हाफ 40 होगा। ऐसे बात समझ पा रहे हो। पहले डायग्राम से सीखो, डायग्राम से सीखोगे तो ये लिखना तो तुम्हें अपने आप आ जाएगा। और याद रखना, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही है, डायग्राम से सीखना। ये वाला तुम्हें कभी भी याद नहीं हो पाएगा, और अगर याद हो भी गया तो समझ लो तुमने रट्टा ही मारा है बस, वो एग्जाम तक याद नहीं रहेगा।
तो पहले इसको देखना सीखो, डायग्राम को सीखो, सारे क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। बस डायग्राम से देखकर पढ़ना सीखो, डायग्राम को देखो, उससे आंसर निकालो। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे ना डायग्राम को देखते देखते सॉल्व कर देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, देखते देखते सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमें मैथ्स में करके दिखाना होता है, इसलिए उसको बाद में करना है, पहले डायग्राम को देखना सीखो। तो एग्जाम्पल 3 देखो। एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखो पहले। इन फिगर 6.11 फिगर को बहुत ध्यान से देखो, पहला तो ये काम है। फिर इसमें OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज, प्रूव दैट दीज 4 एंगल्स आर 360। ये हमें प्रूफ करना है। पहले ध्यान से देख लो कि इसमें जो एंगल्स दे रखे हैं कौन से दे रखे हैं। एक रे ये है, एक रे यहां है, एक रे यहां है और एक रे यहां है। ठीक है, नाम देख लो इसके, P, Q, R, S, O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, याद रखना सारी की सारी लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये रेज है, सिर्फ रेज हैं। ठीक है, जिनका कॉमन वर्टेक्स है O। ठीक है, अच्छा अब इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल POQ प्लस एंगल QR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 360। मीन्स ये सारे के सारे एंगल 360 के हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो, क्योंकि वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं, एक पॉइंट्स पर कितने भी एंगल बना लो, ये जो सारे एंगल मिलकर होंगे ना 360 ही होंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने ये सब नहीं पढ़ा, इसलिए पहले हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये 360 कैसे। तो उसके लिए अभी तक जो हमने लीनियर पेयर पढ़ा है ना, तो लीनियर पेयर के लिए पहले तो इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं इस लाइन को सीधा एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, नाम इसको क्या दिया है, T। मींस कंस्ट्रक्शन हमने इसमें क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने इसमें क्या किया, TOQ इज ए लाइन, TOQ इज ए लाइन, ये हमने कंस्ट्रक्शन की कि ये एक स्ट्रेट लाइन है बस। ठीक है, अब इसमें देखो, अब हम करने क्या वाले हैं इसमें, मैं तो मैंने बोला ना डायग्राम के थ्रू देखना सीखो। डायग्राम के थ्रू देखोगे तो ध्यान से देखो, ये बनी TQ, ये P और ये O। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर बना, और लीनियर पेयर कितने का होगा, 180 का, दोनों मिलकर 180 हो गए ऊपर वाला। क्लियर, अब नीचे वाला देखो, ये लाइन वही है TOQ, और यहां पर एक लाइन यहां गई है, एक लाइन यहां गई है, लेकिन ये सारा तो लीनियर पेयर ही तो बना, उसमें एंगल कितने भी हों, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180 की होती है। तो एक 180 ये बना, ये कितना हो गया सारा 180, तो ऊपर 180 नीचे 180, दोनों को मिला दें तो सारे एंगल्स कितने के आ गए, 180 प्लस 180 इक्वल्स टू 360 हो गया ना। ऐसे इसको हमें लिख के सॉल्व करना है। और अगर हमें यह बात समझ में आ गई है तो लिखना तो बहुत ही आसान है, एंगल के नाम लिख ढूंढ ढूंढ के तो लिखने, बस एंगल के नाम ही तो लिखने हैं। इस एंगल का क्या नाम है, 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 वही तो ढूंढ ढूंढ के लिखना है। हमें बात तो समझ में आ गई, हमें करना क्या है, करना यही है, ऊपर वाला लीनियर पेयर नीचे वाला लीनियर पेयर दोनों को प्लस कर देंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा 360। क्लियर है, ये करना है। तो क्वेश्चन को ऐसे सीखना है, डायग्राम से सीखना है पहले, उसके बाद लिखना तो बहुत बेहद आसान काम होता है। ठीक है, देखो अब इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करेंगे कि OP रे OP, इस वाले डायग्राम में देखो जो OP है वो किस पर है, स्टैंड्स ऑन, इट स्टैंड्स ऑन ए लाइन TQ। ठीक है, TOQ कह देते हैं इसको, TOQ पर एक रे है OP। ठीक है, तो इससे लीनियर पेयर क्या बनेगा, एंगल TOP प्लस एंगल, जो इसमें नाम है ना, नाम भी हम वैसे लिखेंगे ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, TOP और एंगल POQ कितने का बना, 180 डिग्री, दोनों एंगल कितने के बने, 180 डिग्री। क्लियर,
तो और इसको हम इक्वेशन मान लेते, इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो रे, अब नीचे वाली रे ले लो, कोई भी ले लो, ये या ये कोई भी ले सकते हैं, मैंने लिया OS। रे OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन TOQ। TOQ पे एक रे है। देखो ऊपर वाले में ये लिया, नीचे वाले में मैं इसको ये मान रहा हूं, ये है TOQ और ये है OS। ठीक है, तो ये दोनों जो मिलकर होंगे, ये दोनों मिलकर 180 होंगे ना, तो वही मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं इसमें, एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। वही लिखा सेम, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलकर 180। यही तो लीनियर पेयर होता है। अच्छा, इसमें लिख भी देना आगे कि ये 180 हमने क्यों माना है, क्योंकि ये लीनियर पेयर था। इसी तरह 180 ये इक्वेशन 2, लेकिन इसको हमने क्यों माना है, ये भी एक लीनियर पेयर है। क्लियर है? देखो अब इसमें ना एक बात और है कि ये जो बड़ा एंगल है, तो हमारे को तो इसमें दो पार्ट्स में कर रखा है ना, इस बड़े एंगल को SOQ को SOR और ROQ दोनों को प्लस करके लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि दो एंगल है, हमने तो एक ही लाइन मान लिए है ना। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि जो एंगल SOQ है वो किसके इक्वल है, एंगल SOR प्लस एंगल ROQ के। इसके और इसके दोनों के प्लस करने पर हमें एक बड़ा एंगल मिलता है जिसका नाम है SOQ। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसमें जो SOQ है, ये जो SOQ है, इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम सो 2 बिकम्स, सो ये जो इक्वेशन 2 है, 2 वो क्या बन जाएगी, यहां देखो एंगल TOS, तो ठीक है, ये जो SOQ है इसको हम लिख देंगे ये, मतलब प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, और यहां 180 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये बन गया अब तुम्हारा दोबारा 2 को हमने ठीक से लिखा है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को प्लस कर दो बाय एडिंग 1 एंड 2, दोनों को प्लस करो। देख लो यहां वाला प्लस कर दो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्लस करो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करो, इजीली प्लस हो जाएगा। ये राइट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, प्लस करो एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये रहा एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ। सारा लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। राइट हैंड साइड में क्या है, यहां 180 है, यहां 180 है, लिख दो 180 प्लस 180। लिखने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये दो एंगल प्लस इक्वेशन 2 के ये 3 एंगल, पांचों एंगल यहां प्लस कर दिए। अच्छा, अब इसमें ना छोटी सी एक थोड़ा सा काम हो रहा है, वो क्या है कि OT तो क्वेश्चन में था ही नहीं, ये तो हमने लिया ना, तो ध्यान से देखो POT और TOS मिलकर POS बनेगा। इसको अगर मैं दोबारा यहां बनाना चाहूं, देखो ये है POST, तो POT मतलब ये वाला एंगल और TOS ये वाला एंगल मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा बड़ा एंगल POS। ऐसे ही बनेगा ना, तो मैं इसमें यहां लिख दूं आपके लिए, यहां लिख रहा हूं मैं एंगल POS किससे बन रहा है, एंगल POT प्लस एंगल TOS। ध्यान से देखो एंगल POS किससे मिलकर बना, POT और TOS से। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां रख दो, मतलब जहां भी POT और TOS है उसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, POS। देखो POT ये रहा, देखो आगे पीछे हो सकते हैं, बीच वाला वर्टेक्स सेम होना चाहिए ये, और TOS मतलब ये और ये, इन दोनों के मिलने से क्या बना है, POS। तो इन दोनों के मिलने से हम कह सकते हैं एंगल POS प्लस ये तो अभी बचा हुआ है एंगल POQ प्लस ये भी बचा हुआ है एंगल SOR प्लस एंगल ROQ। 180 कितना हो गया, 360। प्रूफ हो गया सॉल्व। ठीक है,
चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। अभी अगर इसी क्लास में हम करेंगे ना, क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी, है ना, करीबन 2 घंटे की हो जाएगी, तो इसलिए 1 घंटे अब हमने क्या करा, सारे इसके जितने भी थ्योरम्स थी, जितने भी इसके एग्जांपल्स थे वो किए। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा लेंथी ना हो जाए क्लास, है ना। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पूरे चैप्टर 6 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 3 क्लासेस बनाएंगे और ऑलमोस्ट सेम टाइम की हो जाएगी वो, उसे देख लेना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। बाय।